हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th की नई सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का चैप्टर शेपिंग द अर्थ सरफेस। इस चैप्टर से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और इन नोट्स में आपको 50 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं इन क्वेश्चन के साथ साथ इनका आंसर भी मैं आपको समझाता जाऊँगा और इसी तरीके से अगर आप और भी डिटेल नोट्स चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस? अर्थ के सरफेस को कौन शेप करता है? तो दो फोर्स होते हैं, एक है इंटरनल फोर्स और एक है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बहुत ईजी है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा सवाल, हु गेव द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स? टेक्टोनिक्स प्लेट की थ्योरी किसने दी थी? W.J. मॉर्गन। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? अ लार्ज ब्रोकन पीस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर दैट स्लोली मूव्स ओवर द सेमी मोल्टन लेयर बिलो। यानी जो सेमी मोल्टन लेयर है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स यानी लार्ज ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर जो कि स्लोली मूव करते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। हाउ फास्ट डू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव? टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी तेज़ी से मूव करते हैं? आंसर है ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। यानी कि इसकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्टडी द डायग्राम एंड नेम द लेयर ऑफ द अर्थ मार्क्ड इन इट। तो अर्थ के जो सरफेस होते हैं सबसे बाहर जो लेयर है डेट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट आ जाएगा, अपर मेंटल आएगा, ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 से लेके 40 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। तो आपको इसकी थिकनेस याद रखनी है। इसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और इसके बाद इनर कोर। जो मेंटल कोर है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। इसके बाद जो आउटर कोर है उसकी चौड़ाई होती है 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर। और इसके बाद जो इनर कोर है वो है 1250 किलोमीटर, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इनके नाम आप पहचान लोगे। सबसे बाहर क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है आउटर कोर और फिर है इनर कोर। और लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट आएगा, अपर मेंटल आएगा एंड बिलो इट्स लाइज द सेमी मोल्टन एस्थीनोस्फीयर। एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। ये होती है 200 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, और लिथोस्फीयर होती है 100 किलोमीटर चौड़ी। और जो क्रस्ट होती है वो होती है 5 से लेके 40 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन, लिथोस्फीयर क्या आता है? द रिजिड outer shell of the earth made of the crust and upper mantle which is broken into tectonic plates। यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है उन दोनों को मिला के लिथोस्फीयर बनता है। व्हाट इज एस्थीनोस्फीयर? द सेमी मोल्टन लेयर ऑफ द अपर मेंटल ओवर विच द टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ थिक इज द अर्थ क्रस्ट? तो आंसर है 5 से लेके 40 किलोमीटर तक। यानी कि अर्थ की क्रस्ट कितनी चौड़ी होती है? 5 से लेके 40 किलोमीटर। व्हाट मेक्स द टेक्टोनिक प्लेट मूव? टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कैसे करती हैं? तो आंसर है कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल प्रोड्यूस बाय हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ कोर। यानी अर्थ के अंदर से कुछ, मतलब जैसे पानी जब हम उबालते हैं तो उसमें से जो गर्म पानी वो ऊपर की तरफ मूव करता है, इसी तरीके से जो अर्थ अंदर से गर्म है तो वो अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ फ्लो करता है। डेट इज़ कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नेम द 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कितनी तरह की होती हैं? तो पहली है कन्वर्जेंट, दूसरी है डाइवर्जेंट और तीसरी है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डाइवर्ज मतलब कि दूर जाना, कन्वर्ज मतलब पास आना और ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि एक दूसरे के पैरेलल जाना। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। इसमें इसमें आप लिथोस्फीयर ध्यान रखना। लिथोस्फीयर जो होता है सॉलिड होता है लेकिन ब्रोकन इनटू प्लेट्स, प्लेट्स में बटा हुआ होता है। लेकिन जो एस्थीनोस्फीयर है वो सेमी मोल्टन होता है और इसमें मूवमेंट अलाउड होती है। इन दोनों को आप मिक्स मत करना। लिथोस्फीयर सॉलिड होता है लेकिन एस्थीनोस्फीयर सेमी मोल्टन होता है।
हीट सोर्स कहाँ से आता है? कोर से। कोर मतलब अर्थ का जो सेंटर है वो कोर है। और मूवमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। कन्वेक्शन जैसे कि आप जानते हैं पानी को जब हीट करते हैं तो गर्म पानी जो है ऊपर की तरफ फ्लो होता है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट। नाउ व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर? द बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी अकर्स, दिस इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 11, अराउंड द पैसिफिक ओशियन। मैं एक बार इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लेट्स हैं। आप देख पाएंगे जो मेजर प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, और उसी के नीचे है पैसिफिक प्लेट। ये जो पैसिफिक प्लेट है इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है। आप पढ़ेंगे यहाँ पे लास्ट की जो 2 लाइन पढ़ेंगे, मोस्ट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो अकर अलोंग प्लेट बाउंड्रीज स्पेशली अलोंग द पैसिफिक ओशियन एंड दिस एरिया इज नॉन एज रिंग ऑफ फायर। तो बेटे अगर मैप में बनाने के लिए आए तो आप ये बना सकते हैं। पैसिफिक ओशियन आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लेफ्ट साइड में पैसिफिक प्लेट है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे फिर दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन लैंड फॉर्म और नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ का कुछ स्पेशल फीचर, नेचुरल फीचर जो इंसान ने नहीं बनाया, जैसे कि माउंटेन, वैली, प्लेट्यू और रेगिस्तान और डेल्टा, जो इंसान नहीं बना सकता, नेचुरली बने हैं, जैसे प्लेन, इनको हम कहते हैं लैंड फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन है वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब है कि ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीस विदाउट देयर बीइंग कैरिड अवे। पत्थरों का टूटना, ठीक है ना, जैसे मान लो पानी फ्लो होता है, जैसे गर्मी पड़ती है तो जो चट्टान है वो चटक जाती हैं, चटक के वो टूट जाती हैं, इसको हम वेदरिंग कह सकते हैं। व्हाट इज इरोजन? इरोजन का मतलब है द वेयरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ सॉइल एंड रॉक बाई नेचुरल एजेंट। जैसे पानी फ्लो हो रहा है तो पानी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर उनको बहा कर ले जाएगा, या हवा चल रही है तो उससे रेत जो है वहाँ से मूव होता रहेगा, या आइस जो है वो भी पिघल पिघल कर गिरती रहेगी, है ना। तो इसको कहते हैं इरोजन। डिपोजिशन क्या होता है? द लेइंग डाउन एंड इरोड मटेरियल इन अ न्यू प्लेस। कोई नई जगह जाकर ये मिट्टी या पत्थर या बर्फ़ एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे डिपोजिशन। और ये क्या बनाएगी? ये डेल्टा बना सकती है, ड्यून्स बना सकती है, सैंड ड्यून्स, है ना। रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स बनते हैं। नेम द एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे रनिंग वाटर है, या ग्लेशियर है, या हवा है, या वेव है, या अंडरग्राउंड वाटर है। ये ग्रेडेशन करता है। ग्रेडेशन का मतलब है धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी को ख़त्म कर देता है या पत्थर को काट देता है, ठीक है ना। व्हाट इज मींडर? अ वाइंडिंग कर्व और लूप मेड बाय द रिवर मेनली इन अ मिडल कोर्स। ठीक है। मींडर्स क्या होता है? कभी कभी क्या करती है कि एक लूप बना लेती है। ठीक है। मैं इसका एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। मींडर्स का डायग्राम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि मींडर्स क्या होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। जो रिवर हैं वो मेंडर्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये मेंडर्स हैं, ठीक है। मेंडर्स इज अ वाइंडिंग कर्व और अ बैंड इन द मिडल ऑफ द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, ठीक है। जो 3rd नंबर पे है वो है मींडोर। फॉर्म ड्यू टू लेटरल इरोजन एंड डिपोजिशन। तो ये ऑक्सबाउ लेक है। अगर आप चेक करेंगे जो फर्स्ट है ये ऑक्सबाउ लेक है। दिस इज फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे ऑक्सबाउ लेक है, ठीक है। एक ऐसी लेक जो नदी से कट चुकी है, नदी से उसका जो कनेक्शन है वो हट हट चुका है, टूट चुका है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सबाउ लेक, ठीक है। जैसे जो बैल होता है, बैल के जो पैर होते हैं उस टाइप का ये बना होता है, इसलिए इसका नाम है ऑक्सबाउ लेक। सेकंड नंबर पे है स्टीप बैंक। स्टीप बैंक का मतलब है कि नदी का एक किनारा जहाँ पे पानी फ्लो नहीं होता है ना। तीसरा है
तीसरी है रिवर और चौथा है बार। समुद्र मतलब नदी के किनारे कुछ छोटे छोटे रेत के टीले बन जाते हैं जिसको हम बोलेंगे बार। ठीक है, तो दीज आर द मेंडर्स। मेंडर्स मतलब सांप, सांप की आकृति है ना, स्नेक जैसी आकृति। और मेंडर्स इज अ बाइंडिंग कर्व, कर्व है ये, है ना, और बैंड इन द मिडल ऑफ द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। चलिए आपको मींडर समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? जहाँ पे बेटे लास्ट मतलब कि जब मान लो नदी हिमालय से स्टार्ट हुई बहना, और वो बहते 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 जब वो समुद्र के पास पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा कर देती है। डैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। द फर्टाइल एंड ट्राइंगुलर लैंड बिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट एंटर्स द सी। ये ट्राइंगुलर लैंड लिखा है, इसका मतलब है कि तीनों तरफ से जो पानी है वो आता है। ठीक है, व्हाट इज ग्लॉफ? आपकी बुक में दिया है वो ग्लॉफ। ग्लॉफ का मतलब ग्लेशियल लेक आउटवर्ड्स फ्लड। और ये क्यों होता है? द सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लेक कॉजिंग फ्लड एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, व्हाट इज एवलांचे? एवलांचे भी आपकी बुक में दिया हुआ है। द सडन स्लाइडिंग डाउन ऑफ ए लार्ज मास ऑफ स्नो ऑन अ स्टीप स्लोप। ठीक है, जब कोई स्टीप स्लोप होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब बर्फ़ फ्लो करती है, डेट इज़ एवलांचे। मैं इन दोनों का डायग्राम भी आपको दिखाई देता हूँ, GLOF एंड एवलांचे। तो हम देखेंगे डेल्टा। ये डेल्टा है बेटे। ठीक है, दीज आर डेल्टास। एंड नेक्स्ट हमारा एवलांचे। देखो ये डेल्टा चल रहा है, सुंदरबन का डेल्टा। हमें देखना है GLOF, ग्लॉफ एंड एवलांचे। लास्ट में है GLOF और एवलांचे। ये है GLOF। Glacial lake outburst flood are caused by the sudden release of large volume of water from glacial lake due to natural and climate factor. Rapid melting of glacier because of rising temperature increase the size and water level of glacial lake and putting pressure on their natural dams made of ice or loose moraines, heavy rainfall और intense snowfall. ठीक है, तो ये देखिए ये है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। एज अ रिजल्ट द स्टोर वाटर इज रिलीज एब्रप्टली कॉजिंग डिसरप्टिव फ्लड इन द डाउन स्ट्रीम एरिया। डाउन स्ट्रीम एरिया में तुरंत एक ही तुरंत बाढ़ आ जाती है ना, पता भी नहीं चलता। तो ये है ग्लॉफ। और हमने पढ़ा एवलांचे। एवलांचे आर कॉज बाय द सडन इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो ऑन स्टीप माउंटेन स्लोप्स। मतलब कि जब एक स्टीप माउंटेन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, तो तुरंत बर्फ़ जो है ना वो वहाँ से मतलब एक तरीके से खिसकने लग जाती है बहुत लार्ज वॉल्यूम में, स्पेशली व्हेन इट रेस्ट ऑन द वीक और लूजली बाउंडेड लेयर ऑफ स्नो। जब बर्फ़ जो है लूजली बाउंडेड होती है तो वो गिर सकती है। अ सडन राइज इन टेम्परेचर कैन कॉज पार्शियल मेल्टिंग, या बर्फ़ पिघल सकती है, या फ्रिक्शन की कमी की वजह से, बर्फ़ में तो वैसे भी फ्रिक्शन कम होता है, या स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, कभी तेज़ हवा चल रही है तो उस वजह से भी, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, कभी ट्रैकिंग करते हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इससे भी ट्रिगर हो सकता है एवलांचे। ठीक है, तो ये एवलांचे का मतलब है बर्फ़ का गिरना। अब हमारे 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अब इसमें है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? द प्लेट मूवमेंट, या अर्थक्वेक, या वोल्केनो, या फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, एंड द बिल्ड अप बिग फीचर लाइक माउंटेन्स। फोल्डिंग फॉल्टिंग का मतलब क्या है कि क्या पता कि जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो फोल्ड हो गई हैं या एक दूसरे से दूर चली गई हैं। अगर फोल्ड हो गई हैं, एक दूसरे के पास आ गई हैं तो माउंटेन्स बनाएंगी, अगर वो दूर जा रही हैं तो वो एक वैली बनाएंगी। दीज आर इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? जैसे वेदरिंग हो रही है, या इरोजन हो रहा है, या डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, इससे भी हमारा लैंड जो है रीशेप होता है। तो दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू कन्वेक्शन करंट मूव? तो मैंने आपको बताया कि जो कन्वेक्शन करंट है, आपको पता है जो अर्थ के सेंटर में जो कोर होता है वो काफ़ी हॉट होता है, तो हीट फ्रॉम द कोर मेक्स द
हॉट मटेरियल इन द मेंटल राइज वाइल कूलर मटेरियल सिंक। तो जो गर्म मटेरियल है वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है और जो ठंडा मटेरियल है वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, सिंक होता है। एंड दिस सर्कल फ्लो पुश एंड पुल द प्लेट्स रेस्टिंग अबव मेकिंग देम मूव अ फ्यू सेंटीमीटर ईच ईयर। तो इसलिए इन प्लेट्स में थोड़ी सी मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपन्स एट अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात चल रही है। तो कन्वर्जेंट मैंने आपको बताया जो एक दूसरे से दूर जा रही है। टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड। कन्वर्जेंट, दो प्लेट जो है कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब मिल रही हैं आपस में, ठीक है ना। टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड, मतलब एक दूसरे की तरफ मिल रही हैं। द क्रस्ट इज स्क्वीज एंड पुश्ड अप। तो मतलब जो जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो टकराने से क्या होता है, उनके जो बीच का स्पेस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। एंड इट फॉर्म फोल्ड माउंटेन सच एज हिमालय। तो इससे क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। और इट ऑल्सो कॉज वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। डाइवर्जेंट का मतलब है डाइवर्ज होना, एक दूसरे से दूर जाना। टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एट द मैग्मा राइज अप एंड थ्रू द गैप। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जो बीच का मैग्मा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। एंड दिस क्रिएट अ न्यू क्रस्ट, और इससे एक नया क्रस्ट पैदा हो जाएगा। एंड मिड ओशियन रीज एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रीज, है ना। समुद्र के अंदर जो है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो समुद्र के अंदर जो खाई होती है उसके अंदर एक नया मैग्मा आ जाता है, ठीक है। ये समुद्र के अंदर हो सकता है। व्हाट हैपन एट द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब बाउंड्री एक दूसरे के पैरेलल फ्लो होती है। टू प्लेट स्लाइड्स ईच अदर पास्ट ईच अदर साइडवेज, नो न्यू क्रस्ट इज मेड एंड नन इज डिस्ट्रॉय। ना तो कोई नया क्रस्ट बनता है ना ही बिगड़ता है। द फ्रैक्शन कॉज फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक, लेकिन इससे अर्थक्वेक आ सकता है, जैसे कि सैन एंड्रयूज फॉल्ट, सैन एंड्रयूज फॉल्ट, है ना, ये एक एग्जाम्पल है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड एस्थीनोस्फीयर। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो लिथोस्फीयर सॉलिड होता है, रिजिड होता है, मेड ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल से बना हुआ होता है, और ये ब्रोकन हो जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो एस्थीनोस्फीयर है वो सेमी मोल्टन होता है, पार्टली इलास्टिक होता है, और लाइज बिलो द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे होता है। एंड अलाउज द प्लेट टू स्लाइड, और ये प्लेट को स्लाइड होने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स कितने तरह की होती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स दो तरह की हो सकती हैं। पहली होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, या एक तरीके से कह सकते हैं तीन तरह की होती हैं। पहली होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो कि कैरी करती हैं कॉन्टिनेंट्स को। दूसरी होती है ओशियनिक प्लेट जिसके अंदर की ओशियंस फ्लोर होते हैं। और तीसरा होता है मिक्स प्लेट जिसके अंदर कुछ ज़मीन और कुछ समुद्र का पार्ट होता है, जैसे कि इंडियन प्लेट। वाई डू अर्थक्वेक अकर्स फ्रिक्वेंटली एट द सर्टेन प्लेसेस, कैन दे बी प्रिडिक्टेड। तो कभी कभी कुछ जगह अर्थक्वेक लगातार आते रहते हैं। तो आंसर है दे अकर अलोंग प्लेट बाउंड्रीज, क्योंकि वो प्लेट की बाउंड्री पर ही प्रेजेंट होते हैं, स्थित होते हैं। स्पेशली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री के बीच में या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के आसपास वो होते हैं। वेयर प्लेट ग्राइंड, या तो प्लेट आपस में ग्राइंड करती हैं या एक दूसरे को मतलब पुश करती हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से उन उन जगह लगातार भूकंप आते रहते हैं। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, एग्जैक्ट टाइमिंग हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन ओनली आइडेंटिफाई रिस्की जोन एंड प्रिपेयर इन एडवांस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग क्या है। फिजिकल वेदरिंग का मतलब बेटा कि जब रॉक्स ब्रेक होती हैं स्मॉलर पीस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो चट्टानें चटक सकती हैं, या ठंडी हवाएं चल सकती हैं, या मिनरल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, इससे मिनरल का कंपोजिशन कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स मिनरल रिएक्ट विद वाटर, जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है रॉक्स वगैरह की तो वो एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो सकती है, कोई नया सब्सटेंस बन सकता है जिसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल जो है वो रॉक्स को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स है, अगर कोई पेड़ की जो रूट्स है वो
अगर चट्टान की दरार में घुस जाएगी तो वो चट्टान को और ज़्यादा तोड़ सकती है, ठीक है ना। ग्रोइंग इनटू क्रैक वाइडन देम अंटिल द रॉक स्प्लिट। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पेड़ जो है चट्टानों के अंदर उग जाते हैं, और जब पेड़ अपनी जड़ को फैलाते हैं तो वो चट्टानों को ब्रेक कर देते हैं। इसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस है? वेदरिंग का मतलब सिर्फ तोड़ना। रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इन द सेम प्लेस, देर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल वहीं का वहीं रहता है, कहीं मूव नहीं करता। लेकिन इरोजन का मतलब है जो मटेरियल टूट गया है उसको धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करते रहना कहीं दूर, जैसे कि वाटर की हेल्प से या हवा की हेल्प से या आइस की हेल्प से। दीज आर डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो वेदरिंग होता है उसमें सिर्फ ब्रेकिंग डाउन होता है, लेकिन इरोजन में ब्रेक भी होता है और उसको हम कैरी भी करते हैं। जैसे बाढ़ आ जाए तो बाढ़ अपने साथ जो रेत है उसको कैरी भी करती है और मिट्टी को बहाकर भी ले जाती है, मतलब तोड़ भी देती है, बहाकर भी ले जाती है। लेकिन वेदरिंग का मतलब अगर सूरज चमक रहा है तो वो चट्टानों को सिर्फ ब्रेक करेगा, अपने साथ बहाकर नहीं ले जाएगा। डिपोजिशन का मतलब होता है सिर्फ एक जगह डिपॉजिट कर देना, फिक्स कर देना, ड्रॉप कर देना। तो वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। वेदरिंग से ही सॉइल फॉर्मेशन होती है, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द लैंड फॉर्म मेड बाय द रिवर्स। अब रिवर्स कौन कौन से लैंड फॉर्म बनाती है, ठीक है। तो रिवर्स बनाती है अपर कोर्स। अपर कोर्स मतलब जहाँ शुरुआत होती है नदी की, तो नदी की जब शुरुआत होती है वो वी शेप वैली बनाती है, वी शेप वैली। वी शेप वैली कब बनाएगी? मान लीजिए किसी चट्टान से कोई पानी फ्लो कर रहा है लेकिन वो आइस के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में, बर्फ़ गिर रही है नीचे, तो वो वी शेप वैली बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पानी फ्लो हो रहा है तो वो यू शेप वैली बनाएगा। दो वैली होती हैं, यू शेप और वी शेप। वी शेप बनाएगा जब बर्फ़ गिर रही है और यू शेप बनाएगा जब पानी गिर रहा है लिक्विड फॉर्म में। तो वी शेप वैली, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। इरोजन डोमिनेंट, यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, ठीक है, चट्टानों को ब्रेक ज़्यादा करते हैं। और एक होता है मिडल कोर्स। मिडल कोर्स मतलब बीच में जैसे कि मेंडर्स बनते हैं, ऑक्सबाउ लेक बनती है और फ्लड प्लेन्स बनते हैं। लोअर कोर्स जब नदी जो है समुद्र से मिलने वाली होती है तो उस समय डेल्टा फॉर्म होते हैं, लीवाइस फॉर्म होते हैं, एलुवियल फैंस, ठीक है ना। एलुवियल फैंस का मतलब है कि वहाँ पे कई जो रिवर्स है वो कई हिस्सों में टूट जाती है। यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होता है, यानी कि अपर कोर्स में इरोजन ज़्यादा होता है और लोअर कोर्स में डिपोजिशन ज़्यादा होता है। अब जैसे कि डायग्राम है, स्टडी द डायग्राम एंड एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग एट द आउटर एंड इनर बैंक्स ऑफ अ रिवर। आउटर और इनर बैंक्स में क्या हो रहा है? तो आउटर बैंक्स में आप देखेंगे कि जब शुरुआत में जैसे हिमालय से कोई नदी निकलती है तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, वहाँ पे नदी फास्ट फ्लो करती है और जो बैंक्स होते हैं, जो नदी के किनारे होते हैं, वो स्टीप होते हैं, ठीक है ना। और इनर बैंक में डिपोजिशन आता है, वहाँ पे नदी स्लो हो जाती है ना। और मेंडर्स फॉर्म होते हैं, ऑक्सबाउ फॉर्म होते हैं। तो एट द आउटर बैंक द वाटर फ्लो फास्ट, सो द बैंक्स इज इरोड एंड बिकम स्टीप, ठीक है। नदी का किनारा जो है वो स्टीप बन जाता है, काफ़ी तीखा बन जाता है ना। वहाँ पे नदी तेज स्पीड से फ्लो करती है। लेकिन जब नदी समुद्र के पास पहुँचती है, जिसको हम बोलेंगे कि इनर बैंक, एट द इनर बैंक ऑफ द वाटर फ्लो स्लोली, सो सैंड एंड सिल्ट आर डिपॉजिट एंड फॉर्मिंग ए जेंटल बैंक्स। हाउ इज ऑक्सबाउ लेक फॉर्म? ऑक्सबाउ लेक मैंने आपको दिखाया था अभी। द कॉन्टिन्यूस, आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सबाउ लेक है। जब नदी जो है, नदी नदी जो रिवर है, रिवर्स से एक झील अलग हो जाती है, ठीक है ना। वो भी एक आप कह सकते हैं सर्कुलर, सेमी सर्कुलर एक झील तैयार होती है जो कि कट जाती है, ठीक है ना, रिवर से कट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक। कॉन्टिन्यूअस इरोजन ऑन द आउटर बैंक्स मेक अ मेंडर लूप ग्रो नैरो एंड नैरो एट इट्स नेक। इन फ्लड द रिवर कट्स अक्रॉस द नेक एंड टेक्स अ स्ट्रेट पाथ एंड द अबेंडन लूप इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ कर्व दैट इज कॉल्ड ऑक्सबाउ लेक, है ना। तो बेटे ऑक्सबाउ लेक आप देख सकते हैं कि जब मान लो जब नदी फ्लो करती है तो वो सांप की तरह फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं मैंडोर्स। और जब बाढ़ आती है तो नदी स्ट्रेट फ्लो करने लग जाती है और वो जो ऑक्सबाउ लेक फॉर्म होते हैं। वाई आर डेल्टा इंपॉर्टेंट फॉर पीपल? लोगों के लिए डेल्टा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेल्टा में बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट ब्राउट बाई रिवर्स, सो द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, गुड फॉर फार्मिंग।
दे ऑल्सो सपोर्ट फिशिंग सेटलमेंट्स एंड डेंस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे आप देख सकते हैं बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, है ना, ये डेल्टा फॉर्म होते हैं यहाँ पे। लुक एट द डिफरेंट डायग्राम ऑफ द कोस्ट एंड नेम द लैंड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सी क्लिफ है, एक सी आर्क है और एक स्टॉक है। मतलब एक खंबा अगर खड़ा हो जाए तो वो स्टॉक है, अगर बीच में एक जगह है तो वो सी आर्क है, और एक है सी केव, समुद्र, मतलब एक केव भी बन सकती है। तो ये आपको नाम बताने हैं। सी क्लिफ, सी केव, सी आर्क एंड स्टॉक ऑल मेड बाय द वेव इरोजन। ये वेव जो है इरोड कर देती है ना। सी आर्क में क्या हो गया, बीच में उसने सारे पत्थर को इरोड कर दिया, है ना। ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, वेव्स हॉलो आउट केव, पहले केव बनता है, एंड इट कट थ्रू द फॉर्म एन आर्क, फिर एक आर्क बनता है, और अगर इसका रूफ फॉल्स इन एंड लीव्स अ स्टेक, और जब जो उसकी छत है वो गिर जाती है तो सिर्फ क्या बचता है, स्टेक। ठीक है, तो मैं एक बार आगे इसका डायग्राम दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में। यस, तो हमें देखना है स्टॉक, STACK, और क्लिफ, हाँ देखो ये रहा, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हेडलैंड, दूसरा है सी आर्क, तीसरा है सी स्टेक, चौथा है हाई टाइड्स लेवल, एंड पांचवा है लो टाइड्स लेवल। ये सी आर्क एंड सी स्टेक का डायग्राम है। ठीक है बेटे, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर, व्हाट आर मोरेन्स। अब ग्लेशियर कौन कौन से लैंड फॉर्म बनाता है, मतलब ग्लेशियर से कौन कौन से अलग प्रकार के लैंड फॉर्म बनते हैं। तो ग्लेशियर बनाता है यू शेप वैली, सर्क, अरीड्स, हैंगिंग वैली एंड जॉर्ड्स। मोरेन आर heaps of rocks and soil dropped by the glacier. They gives fertile soil and often dam water to form lakes. ठीक है, तो दो चीज़ें बनाती हैं। ग्लेशियर से जो फॉर्म होता है वो यू शेप वैली फॉर्म होती है, सर्क, एरिड्स, हैंगिंग वैली एंड जॉर्ड। इसके भी हम डायग्राम दिखा देते हैं। ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में क्या है आप देखेंगे, एरीट, एरीट आप देख पा रहे हैं, एक पहाड़ी नुमा जगह है जो एकदम मतलब शार्प एक एज है उसका। दूसरा है सर्ग, आप देखेंगे जहाँ पे बर्फ़ जमा हुई है, और तीसरा है पास। ठीक है, जो नीचे का इलाका है डेट इज पास। हैंगिंग वैली, पहला है हैंगिंग वैली आप देख पा रहे हैं, दूसरा है यू शेप वैली, ठीक है ना, यू शेप वैली बन रही है, तीसरा है ग्लेशियर, और चौथा है ग्लेशियर आइस। ठीक है, तो यू शेप वैली, ये दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यू शेप वैली। तो यू शेप वैली के अंदर हैंगिंग वैली आएगी, यू शेप वैली आएगी, ग्लेशियर आएगा, ग्लेशियर आइस आएगी, और जो ऊपर हमने पढ़ा डेट इज ग्लेशियर लैंडफॉर्म, एरिड, सर्क, है ना, और मोरेन। मोरेन आर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रिस कॉल्ड टिल्स। जब कोई ग्लेशियर पिघल जाता है और मैदानी इलाके में चला जाता है तो अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा कर ले जाता है, और वो एक सर्कुलर क्रिएट कर सकता है डिपोजिशन, जिसको हम कहते हैं मोरेन। तो दीज आर मोरेन। ठीक है, ये अपने साथ मिट्टी, पत्थर, कंकड़, है ना, एक मतलब एक डैम टाइप बना लेता है। देखो, तो मोरेन्स, वो एक है लेटरल एरिया, आप देख सकते हो सबसे ऊपर का एरिया, फिर है ग्लेशियर, बीच में बर्फ़ फ्लो होती है, तीसरा है मिड मोरेन, तीसरे चौथे पे है ग्लेशियर, और मतलब दूसरे और चौथे वहाँ पर बर्फ़ है, फिर है टर्मिनल मोरेन, और फिर है रिवर, यानी कि बीच में जो है रिवर फ्लो हो रही है। तो दीज आर मोरेन। तो मोरेन क्या है, मोरेन आर लैंड फॉर्म क्रिएट बाय डिपोजिशन, ये डिपोजिशन से क्रिएट होते हैं, ऑफ रॉक्स, soil and debris carried along the left behind by glacier. They are formed when a glacier melt and deposit the material it has eroded from land. There are different type of moraine, lateral moraine, terminal moraine और medial moraines. Lateral moraines मतलब which form along the side of glacier, जो glacier के साइड में बने होते हैं उसको कहते हैं lateral moraine.
टर्मिनल मोरेन्स फाउंड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर, जब ग्लेशियर के लास्ट में जो मोरेन बनते हैं, मेकिंग देयर फर्देस्ट एडवांस. एंड मीडियल मोरेन फॉर्म व्हेन द टू ग्लेशियर मीट एंड देयर लेटरल मोरेन जॉइन द मिडल. तो जब दो ग्लेशियर आपस में मिलते हैं तो वो बनता है मीडियल मोरेन. मोरेन आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बिकॉज दे ऑफन क्रिएट फर्टाइल सॉइल एंड एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन भी बनाते हैं. ठीक है ना, मोरेन. ये कह रहे हैं चमोली में द डिवास्टिंग फ्लड स्टक द चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड Feb 2021, in which many people and livestock lost their life. There was severe damage to buildings, roads, bridge and hydel projects, and connectivity to villages was adversely affected. Can you find out the reason that led to the sudden and unexpected flood? ठीक है, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड फ्लड के आगे जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा माइनिंग्स हो रही है, ठीक है ना, तो वो रोड बन रहे हैं जिससे कि कोई ग्लेशियर पिघल गया या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे सडन फ्लड आ सकती है. ठीक है, अब अपने सवाल पे चलते हैं हम. हाँ, तो ये आपको याद हो गए मोरेन्स कितने टाइप के होते हैं. अगला क्वेश्चन है, नेम द लैंड फॉर्म मेड बाय विंड. हवा कैसे लैंड फॉर्म बनाती है. व्हाट आर सैंड ड्यून्स. रेगिस्तान में बनते सैंड ड्यून्स. विंड फॉर्म्स यार्ड एंग और वेंटिफेक्ट्स डिफ्लेक्शन हॉलो एंड डेजर्ट पेवमेंट. सैंड ड्यून्स आर हिल ऑफ सैंड डिपॉजिट बाय द विंड्स. बरखान और लॉन्गिट्यूडनल स्टार एंड पैराबोलिक एंड एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर. इसका भी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको. विंड में आप याद कर लो कि विंड फॉर्म से क्या बनता है, डिफ्लेक्शन बनते हैं, बरखान बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं. ठीक है, स्टडी द डायग्राम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ए स्टालक्टाइट एंड स्टैलगमाइट. स्टैलक्टाइट और स्टैलगमाइट क्या होता है. आप देख सकते हैं जब पानी जो है ज़मीन के नीचे से फ्लो करता है तो जो चट्टानें होती हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ कुछ हैंगिंग फ्रॉम द रूट्स, दीज आर स्टैलक्टाइट. और जो नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म होती हैं डैट इज स्टैलगमाइट. तो स्टेलेक्टाइट क्या होती हैं, हंग्स डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए केव. रिमेंबर सी फॉर सीलिंग. ठीक है, स्टैलक्टाइट स्टेलेक्टाइट है ना. और दूसरा है स्टेलेगमाइट, ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर. रिमेंबर जी फॉर ग्राउंड, जी स्टेलेगमाइट. बोथ फॉर्म इन लाइमस्टोन केव्स फॉर्म ड्रिपिंग वाटर. ठीक है, लाइमस्टोन जो होता है वो पानी की वजह से लाइमस्टोन जो है वो घिस जाता है जिसकी वजह से ये फॉर्म होती है. अब लास्ट क्वेश्चन 40, व्हाट कॉज डस्ट स्टॉर्म एंड हाउ डू दे अफेक्ट पीपल. स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स कैसे कॉज होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्ट ड्राई लूज सॉइल इन द डेजर्ट एंड ड्राई एरिया. डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर फार्मिंग मेक्स देम वर्स. They reduce visibility, damage crops and cause breathing problem and accident. Now 3 marks question. Question number 41. Describe the internal structure of the earth. अर्थ का स्ट्रक्चर बताना है जिसमें आप बता सकते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है बेटे. क्वेश्चन नंबर 42. स्टडी द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री. पहले बताई थी कन्वर्जेंट, एक दूसरे के पास आती है जिससे कि पहाड़ बनते हैं. दूसरा है डाइवर्जेंट, एक दूसरे से दूर जाना, ये मिड ओशियनिक रिज बनते हैं. ठीक है, ओशियनिक फ्लोर में समुद्र के अंदर. और एक होती है ट्रांसफॉर्म, जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर जाती है तो इससे फॉल्ट्स बनते हैं. ठीक है, जैसे सैन एंड्रयूज फॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 43. प्लेट्स मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. इसको एक्सप्लेन करना है. यानी ये कह रहा है कि जो प्लेट्स की मूवमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक. तो बिल्कुल सही बात है. मोस्ट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो आर फाउंड अलॉन्ग द प्लेट बाउंड्रीज. जब प्लेट बाउंड्रीज मूव करती हैं तभी अर्थक्वेक या वॉल्केनो आते हैं. एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब कन्वर्जेंट होती हैं तो वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं. जब डाइवर्जेंट होता है तो वहाँ पे मैग्मा राइज करता है, एक नया क्रस्ट बनता है. एंड हमें पता है कि जो रिंग ऑफ फायर है अराउंड द पैसिफिक ओशियन में जो रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्केनो आते हैं, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं. पेपर में अगर सवाल आता है व्हाट इज़ रिंग ऑफ फायर तो आप कह सकते हो कि अराउंड द पैसिफिक ओशियन देयर इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो ऑकरिंग एवरी ईयर. एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ वेदरिंग. 3 तरह की वेदरिंग, दैट इज़ फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं.
क्वेश्चन नंबर 45, हाउ आर डिफॉरेस्टेशन एंड इरोजन कनेक्टेड? डिफॉरेस्टेशन से इरोजन कैसे होता है? देखो बेटा, अगर हम पेड़ काटेंगे तो पेड़ की जो जड़ होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे तो वो मिट्टी बंध ही नहीं रहेगी, मतलब कि वो बाउंडेड नहीं होगी, इस वजह से मिट्टी जो है वो इरोड हो सकती है। ठीक है, बाकी आंसर मैंने लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज ग्रेडेशन? नेम इट्स एजेंट। तो ग्रेडेशन का मतलब होता है लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय इरोजन ऑफ हाई लैंड। जो हाई लैंड है वो धीरे धीरे टूटता रहता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेडेशन। इसके एजेंट हैं रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड ऑल्सो वेव्स जैसे सी क्लिफ, बीच वगैरह वगैरह। अंडरग्राउंड वाटर भी जैसे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। स्टडी द टू वैली। दो वैली देख रहे हो आप, एक वी सेव वैली और एक यू सेव वैली। वी सेव वैली कट बाई द रिवर एंड यू सेव वैली कर्व बाई द ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो यू सेव वैली बना रहा है। वी सेव वैली इज अ कट बाई द रिवर इन इट्स अपर कार्स वेयर डाउनवर्ड इरोजन इज स्ट्रॉन्ग, इट हैज अ नैरो फ्लोर एंड स्लोपिंग साइड्स। यू सेव वैली इज अ कर्व बाई द ग्लेशियर विच erode the side as well as the bottom, so it has a wide floor area and steep side. The shape itself tell us the agent made the valley. तो U shape valley और V shape valley। U shape valley कौन बनाता है? ग्लेशियर। और V shape valley रिवर। एक्सप्लेन द डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डेल्टा कैसे बनता है? इट हैज़ अ लोअर कोर्स ऑफ, जब रिवर जो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाती है तीनों तरफ से और समुद्र में डिपॉजिट कर देती है, आप देख लो ट्रायंगुलर शेप बन रही है, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर लैंडस्लाइड्स? गिव देयर कॉज। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? इज अ सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स। ये क्यों होते हैं? हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अनस्टेबल स्लोप्स, इस वजह से भी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम प्लांट लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, ग्रास ऑन द स्लोप, बिल्ड retaining walls and proper drainage system to avoid construction in the risky zone. And the last question, how are human being connected to landform? So rivers and fertile plains supported early farming and the grow in the first city. तो rivers आप जानते हैं फर्टाइल ज़मीन पे ज़्यादा इंसान रहना चाहते हैं। माउंटेन्स एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर and also protect a region. So coast support trades, fishing and harbor. Desert limit settlement but encourage trade routes. Landform also bring problem, erosion, remove fertile soil and landslide. GLOF and dust storm damage homes and roads and lives. तो इस तरीके से ह्यूमन बींग है वो कनेक्टेड हैं लैंड फॉर्म से। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। इंटरनल फोर्स एंड अर्थ। तो इंटरनल फोर्स में कौन कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी होती है? मैंने आपको बताया जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है वो इंटरनल सोर्स है। इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है दैट मेड दैम। इंडिया में जो हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुला प्लेटू है, कोस्टल प्लेट है ना, ये कैसे फॉर्म हुए? मेक अ प्लान टू प्रोटेक्ट द लैंड। ज़मीन को हम कैसे बचा सकते हैं? एंड व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक इन द earthquake prone region and prepare a model of landform made by the underground water। कुछ ग्लोसरी में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। थैंक यू, सी यू।